दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल द ब्रेडो में। और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आशा करूंगा ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, उसका जो मेन उद्देश्य है वो है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, देखो जो बात होने वाली है वो होने वाली है आज की हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित ग्रंथ पे। तो जो हिंदी के साहित्य के इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ थे उन पे हम बात करेंगे। लेकिन जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें जो मैंने मुख्य अपने जो साहित्यकार हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन्होंने साहित्य को लिखने के लिए जो सर्वे किए थे, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज ग्रियर्सन है, तो इनके मैं थोड़ा जीवन से संबंधित तथ्य आपके सामने रख रहा था, जिसमें कि पिछली वीडियो में मैंने रामचंद्र शुक्ल का रखा था। तो इस वीडियो में हजारी प्रसाद द्विवेदी और 2-3 हम राइटरों को और देख कर चलेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, देखो पहले मैं इनको कवर कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम हिंदी साहित्य के ग्रंथ के ऊपर बात करेंगे। जैसे देखो राम कुमार वर्मा आ गया, नगेंद्र जी आ गए और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ गए। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की दोस्तों। किन की बात करते हैं हम, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म देखते हैं। जन्म कब हुआ है, देखो उनका 1907 में। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी में मेरे को याद कैसे रहता, 1907 हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखो एच लिखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की शुरुआत हो रही है एच से, और एच का जो नंबर होता है इंग्लिश में अल्फाबेटों में 8 नंबर होता है। कितना होता है, 8 नंबर होता है। तो मैंने क्या याद रखा, 8 से याद रखा है 7, याद रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है 1907 में है, तो हजारी प्रसाद का एच देखेंगे, एच का नंबर होता है 8 और 1 घटा लो आप, तो याद रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ है 1907 में दोस्तों। अब दूसरी बात देखते हैं जन्म स्थान की। तो इनका जन्म स्थान कहाँ का है देखते हैं। देखो दोस्तों, छपरा जिला बलिया यूपी। अब ये देखो छपरा वर्तमान में बिहार में है दोस्तों, है ना। एक जगह छपरा है बिहार में, लेकिन ये छपरा कहाँ का है, यूपी का है दोस्तों। याद रखेंगे इस चीज़ का। हालांकि वर्तमान में छपरा में अभी भी रेल कोच फैक्ट्री है, व्हील जो बनते हैं रेलों के छपरा में बनते हैं, हमें पता ही है। तो आगे बढ़ते हैं, मृत्यु की बात करते हैं। देखो मृत्यु जो हुई है उनकी 1979 में हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मृत्यु से संबंधित इतने प्रश्न नहीं बनते हैं। जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों वो बनते हैं इनके जन्म के आधार पर दोस्तों। किसके आधार पर बनते हैं, जन्म काल के आधार पर। अब बात करते हैं इनका मुख्य रचनाओं की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, मुख्य रचनाओं की। तो मुख्य रचनाओं में देखते हैं सबसे पहली चीज़ है हम हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952। तो वैसे तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में मैंने लिख दिया है, लेकिन याद रखेंगे आप, शुरुआत जो हुई है भूमिका से हुई है। हिंदी साहित्य की भूमिका याद रखना दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लेकिन रीति काल की जो भूमिका आती है ना वो नगेंद्र ने लिखी है 1949 में। तो भूमिका और भूमिका देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत ग्रंथ आएंगे जिसमें सिर्फ थोड़ा सा अक्षरों का अंतर होगा या एक शब्द का अक्षर अंतर होगा, पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, राइटर चेंज हो जाएंगे, सन चेंज हो जाएंगे। तो हम अभी बात करेंगे देखो किसकी, तो देखते हैं हिंदी साहित्य का। देखो इनने तीसरी प्रमुख रचना इनकी देखो कौन सी है, तीसरी इनकी प्रमुख रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल। दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है, तो हम बोलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की 1952। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 दोस्तों। अब इनसे संबंधित देख लेते हैं विशेष तथ्य। क्या देख लेते हैं इनसे संबंधित विशेष तथ्य को देख लेते हैं। इन्होंने आदिकाल को क्या बोला है, अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला कौन सा शब्द है आदिकाल में। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आदिकाल के संबंध में यह कथन किसने दिया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया था। अभी अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग से मतलब समझ रहे हैं आप, इसका सीधे सीधे मतलब यह है कि इस काल में कुछ विशेष जो साहित्य मिला है उससे हम एक तरफ का मतलब ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि वो किस संबंध में है, या फिर जो सामाजिक चेतना थी वो क्या थी, क्योंकि उसमें हमें जैन धर्म के ग्रंथ भी मिले, बौद्ध के भी मिले हैं, और रासो ग्रंथ भी मिले हैं, चारण ग्रंथ भी मिले हैं, चारण काव्य भी मिले हैं। तो इससे एक विशेष जो
विशेष समाज होता है उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें किस काल का नामकरण रखा गया तो वो भी आदिकाल का ही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक लाइन और है जो उनकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो क्या करे, समन्वय करे। हालांकि जब हम तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं तो समन्वय करने में सबसे ज़्यादा जो माहिर है ये एक प्रकार से कह सकते हैं तुलसीदास के बारे में बोला जाता है। तो वहाँ पे भी इनकी ये वाली बात जरूर आएगी, देखना दोस्तों। तो भारत में लोकनायक, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो क्या करे दोस्तों, समन्वय करे। ये कथन किसका है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सीधे पूछा जाता है नेट के एग्जाम में ऐसे ही हूबहू। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट, द्विवेदी और रामविलास शर्मा। दोस्तों द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा ने हिंदी को, किसको दोस्तों, हिंदी को किससे अलग बोला है, अपभ्रंश से अलग मानते हैं दोस्तों। याद रखना इस चीज को, बहुत बड़ा पॉइंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा हिंदी को अपभ्रंश से अलग मानते हैं। क्वेश्चन बन रहा है अगला पॉइंट, देखो क्या बोल रहा है ये इसमें। और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में, याद रखेंगे 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, जिनका जन्म कब हुआ था, 1907 में, छपरा में, ठीक है, बलिया जिला यूपी। मृत्यु कब हुई थी, 1969 में। साहित्य कौन कौन से लिखे थे, 3 मुख्य हैं। आदिकाल है ना, भूमिका थी नहीं थी, भूमिका हिंदी साहित्य की, सॉरी आदिकाल की नहीं, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 1973 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसके लिए, आलोक पर्व के लिए। किसके लिए मिला दोस्तों, आलोक पर्व के लिए, जो क्या था, निबंध। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अपने निबंध आलोक पर्व के लिए। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना। देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 1955 में हुई थी। और भारत में अगर हम बात करें हिंदी में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी। कब, किसके रचना के लिए इन्हें मिला था, हिम तरंगिनी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। और हिम तरंगिनी के लिए इनको जो मिला है वो भी 1955 में मिला है दोस्तों। ये क्वेश्चन बनता भी है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम पाने वाले व्यक्ति कौन से थे, तो हम बोलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। और याद रखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में देते हैं, और 24 भाषाओं में देते हैं। लेकिन 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं को मान्यता मिली है वो तो कुल 22 भाषाओं को मिली है। क्लियर बात आ रही है, मूल संविधान में 14 को मिली थी, ठीक है ना। सिंधी को 15वें नंबर पे मिली थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, इसमें मिली थी सिंधी। फिर इसके बाद होता है आपका 71वां संविधान संशोधन 1992। 21वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन, सॉरी 71वां, देखो एक चीज याद रखना, 21वां संविधान संशोधन होता 1967 में, और मिली थी सिंधी। अब 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जुड़ी है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो टोटल कितनी भाषा हो गई थी, 14 भाषा मूल संविधान में थी। सिंधी जुड़ी 15 हुई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ी तो 18 हो गई। लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को है। तो याद रखेंगे 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। 92वां संविधान संशोधन जब 2003 में हुआ तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन 4 भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया दोस्तों। तो टोटल भाषाएं बन गई 22। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या बन रहा है कि ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है भाई पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषाओं में। लेकिन 2 भाषा इसमें कौन कौन से जोड़नी है आपने, एक तो जोड़ेंगे आप राजस्थानी, दूसरी आप जोड़ेंगे अंग्रेजी। तो टोटल साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको मिला हिम तरंगिनी के लिए 1955 में मिला हुआ है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है दोस्तों, 1973 में, आलोक पर्व निबंध के लिए। अब हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, हम बात करेंगे नगेंद्र जी की। किसकी बात करेंगे, नगेंद्र जी की। और नगेंद्र जी का जन्म देखो कब हुआ, 1915 में।
नगेंद्र का इंग्लिश में नाम देखो एन से शुरू होगा और एन का जो मान होता है कितना होता है 14 होता है। क्या होता है दोस्तों, एन का कितना मान होता है 14 होता है और इसमें आपने एक जोड़ देना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी में हमने एक घटाया था और नगेंद्र में हमने एक जोड़ दिया, तो नगेंद्र का डेट ऑफ बर्थ हमें पता चल गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु 1999, मृत्यु कब हुई है इनकी, मृत्यु हुई है 1999 में। मृत्यु से क्वेश्चन बनते हैं नहीं तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं इनकी रचनाओं की। किसकी बात करेंगे, रचनाओं की। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था 1973 में। दूसरा पॉइंट बन रहा है, दूसरी बुक थी हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास भी 1973 में 10 भागों में प्रकाशित हुआ था। अब देखो रीति काव्य की भूमिका, जब मैंने तुमसे बोला था कि हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका कब हुई थी, कब लिखी थी उन्होंने 1949 में, सॉरी 1940 में। उनकी रीति काव्य की भूमिका कब थी 1940 में, लेकिन रीति काव्य की भूमिका नगेंद्र ने कितने में लिखी है 1949 में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। काल विभाजन पहले करा दिया, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, काल विभाजन मैंने पहले करा दिया। तो दोस्तों नगेंद्र का भी मैंने काल विभाजन आपको पहले करा दिया था। नगेंद्र का वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ मुख्य चार इनके काल विभाजन है, लेकिन जब इनका आधुनिक पढ़ते हैं तो आधुनिक में इन्होंने जैसे पुनर्जागरण काल, जागरण सुधारण काल, तो इन्होंने भारतेंदु हो गया, द्विवेदी हो गया, इनको नाम दिए हुए हैं। जैसे जागरण पुनर्जागरण हो गया, जागरण सुधार काल हो गया, तो इनसे क्वेश्चन जरूर बन जाता है दोस्तों। तो यकीनन आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको इन चीज़ों के काल विभाजन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला नाम आ रहा है रामकुमार वर्मा जी का। किसका नाम आ रहा है भाई, रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा जी का जन्म हुआ 1915 में। देखो नगेंद्र का जन्म कब हुआ था, देखो इधर नगेंद्र का जन्म हुआ है 1915 में और रामकुमार वर्मा का जन्म कब हुआ है 1915 में। तो देखो याद कैसे रखेंगे, मैं कैसे याद रखता हूं, देखो नाग राम, क्या नाम रखेंगे, नाम नागराम। नागराम से क्या हो गया, नगेंद्र और रामकुमार वर्मा दोनों का जन्म काल कब है 1915, लेकिन ये इनका जन्म स्थान देखो कहाँ है, सागर मध्य प्रदेश में है दोस्तों। और मृत्यु कब हुई है 1990 में हुई है। नगेंद्र की वहीं पर 1999 में हुई थी, इनकी 1990 में हुई है दोस्तों। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है या पुस्तक कह सकते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। भाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न, पेपरों में भी बनता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, हमारे रामकुमार वर्मा ने लिखा है। और कब लिखा था दोस्तों 1938 में। और इनको एक पुरस्कार और मिला है, पद्म पुरस्कार। कौन सा मिला है पुरस्कार दोस्तों, पद्म पुरस्कार 1963 में मिला है। और याद रखना भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है, भारत रत्न होता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कब होता है, कौन सा था, भारत रत्न, जिसकी शुरुआत कब हुई 1954 में दोस्तों। अगर दिनांक भी बतानी है तो 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभार परीक्षाओं में आपके जो वैसे एग्जाम होते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें पूछ लिया जाता है कि भारत का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों, वो होते हैं पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत भी 1954 में ही हुई है दोस्तों। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो पद्म पुरस्कार रामकुमार वर्मा को कब मिला, 1963 में मिला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां आ रही है, देखो इनकी प्रमुख कृतियां क्या हैं, अंजलि, दूसरा है हिमहास, तीसरा निशीथ। अंजलि, हिमहास, निशीथ, जोहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाशगंगा, चित्ररेखा, एकलव्य। हालांकि इन कृतियों को हम बाद में जब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे रामकुमार वर्मा को, वहां देखेंगे तो जरूर हम देखेंगे अंजलि, हिमहास, निशीथ, जोहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाशगंगा, चित्ररेखा, एकलव्य। और देखो दूसरी बात, इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 17 वर्ष की आयु में लिख ली थी। रामकुमार वर्मा ने अपनी पहली कविता कितने वर्ष की उम्र में लिख ली थी, कितनी उम्र में लिख ली थी, 17 वर्ष में। और उस कविता का नाम क्या था, देश सेवा। तो रामकुमार वर्मा ने जो पहली कविता लिखी है 17 वर्ष में, कौन सी लिखी थी, देश सेवा। और जिन पर इन्हें कितने का पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों, इन्हें 51 रुपये का पुरस्कार मिला था। तो रामकुमार वर्मा को अपनी पहली कविता देश सेवा के लिए 17 वर्ष की उम्र में जो उन्होंने लिखी थी, उसको इस
इस कविता के लिए उनको 51 रुपये का सम्मान या इनाम मिला था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मेरा मेन पॉइंट आज का, हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ। दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित ग्रंथ है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो, मेरे नोट्स आपको यदि अच्छे लग रहे हो, आपको लगते हैं कि आपकी ये तैयारी में एक अच्छा काम करेंगी, आपको एक सफल रास्ते में पहुंचाएंगी, तो यकीनन आप मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक कर सकते हो। और अगर तुम करना चाहो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत अगर कर सकते हो मेरे लिए, तो जैसे कि मेरे अभी इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, ना ही मेरे इतने खास सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग शेयर कर सकते हो, जो आपके आसपास के ग्रुप हैं उसमें भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपका जो जान पहचान वाला आपका दोस्त है, वो भी अगर तैयारी करना चाह रहा है, तो वो भी इन वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अपनी हेल्प ले सकता है। और मैं यकीनन आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर वीडियो देखते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं ना, मुझे पता है, मुझे ये पता है भाई कि ये 2 से 3 पेज लिखने में भी ना मुझे घंटे घंटे लगते हैं दोस्तों। अगर मैं 2 से 4 पेज लिख रहा हूँ ना, आज मैं लिख रहा था एक ऐसी, तो मुझे कम से कम मैं तुम्हें बताऊंगा पूरा दिन लग गया लिखते लिखते, और मैंने लिखे 8 से 10 पेज। क्यों? क्योंकि मैं कम से कम 5 बुकों से देखकर पढ़ता हूं दोस्तों, 5 बुकों से लिखता हूं, और मैं 5 बुकों का मैटर यदि आपको दूंगा ना, तो आपका कैसे भला नहीं होगा। अगर आप पढ़ने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, दिल लगा के पढ़ रहे हो ना, तो यकीनन यार आपका सिलेक्शन होना है तो होना है। इसके बाद देखो, जैसे आदिकाल हमारा खत्म होगा ना, उसके बाद देखना मैं इतने सारे क्विज लगाऊंगा ना आदिकाल का अगर क्वेश्चन बनेगा ना यूजीसी नेट के अंतर्गत, तो यकीनन हम बोल रहे हैं कि 99% चांस हमारा ये रहेगा कि हम उसे सही करके आएंगे, वो भी एक कॉन्फिडेंस के साथ। तुक्के में नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। माफी चाहूंगा, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं या बहुत सारी चीजें बोल दी हैं, भावनाओं में बह जाता हूं थोड़ा सा। ग्रंथ और ग्रंथकार दोस्तों, अब बात करेंगे किसकी, ग्रंथ और ग्रंथकार की। तो देखो सबसे पहला ग्रंथ कौन सा आ रहा है इसमें, इस वीडियो को, इस वाले पॉइंट को जरूर देखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला देखो, इस्तवार द लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी गारसदा तासी ने, गारसदा तासी की पुस्तक थी ये, और इसका प्रकाशन वर्ष कब था, 1839। हालांकि गारसदा तासी जो है उसका 2 संस्करण में निकले। ये पहला जो संस्करण था वो 2 भागों में आया था। ठीक है, गारसदा तासी की जो पुस्तक थी इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, दोस्तों 2 संस्करण निकले थे। इसके पहला संस्करण था 1839 में, और उसका एक भाग दूसरा आया था 1847 में। लेकिन इस पुस्तक का दूसरा जो संस्करण आया था वो आया था 1871 में। कब आया था दोस्तों, 1871 में। और साथ में याद रखिए, इस्तवार द लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी का अगर हम बात करें कि हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था 1952 में, और उसका नाम था एंदोई साहित्य का इतिहास। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी, अगली पुस्तक की। अगली पुस्तक है तज़किरा-ए-शुअराई। इसमें देखो तज़किरा-ए-शुअराई लिखा है, और कहीं कहीं पे पुस्तक का नाम आता है तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी, और ये मौलवी करमुद्दीन द्वारा लिखी हुई है। अब इसमें देखो कितनी है, 1848 में, 1848 में है। और याद रखना 1004 कवि थे इस पुस्तक में। 1004 कवि होने के साथ साथ खासियत क्या थी, हिंदी के सिर्फ इसमें 62 कवि थे दोस्तों। कितने कवि थे इसमें, 62 कवि थे, और इसमें थे 72 कवि। इस्तवार द लिटरेचर में 72 कवि हिंदी के थे, और 7 से सारे क्या थे, उर्दू के थे, और टोटल कवि थे इसमें 738। कितने दोस्तों, 738 कवि थे। आगे बढ़ते हैं, भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह की एक बहुत बड़ी खासियत है, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला साहित्य, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला साहित्य कोई है तो भाषा काव्य संग्रह है, जो लिखा था महेश दत्त शुक्ल ने। दोस्तों किसने लिखा था, महेश दत्त शुक्ल ने, 1873 में लिखा गया है ये। अगला पुस्तक किसकी आ रही है, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज किसकी पुस्तक थी, शिव सिंह सेंगर की, 1883 में आई थी दोस्तों। इसमें कवियों की संख्या थी 838 दोस्तों। कितनी कवि थी इसमें, 838 कवि थे इसमें। अगली पुस्तक देखो किसकी आ रही है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ, क्या बोले, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये पुस्तक है जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन की। किसकी पुस्तक है दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन की। और देखो ये कब आई थी, देखो 1888 में। हमें पता है कि ये कहाँ से आई थी, पश्चिम ये आई थी आपके बंगाल से आई थी, बंगाल साइड से आई थी दोस्तों, ये प्रकाशित हुई थी। अब मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान में कितने कवि थे पता है, 1000 कवि थे। कितने कवि थे दोस्तों, 1000 कवि थे, याद रखना इस चीज को। अगली पुस्तक देखो क्या आ रही है, हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला
किसकी पुस्तक है? हिंदी कविता रत्नमाला श्याम सुंदर दास की, जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। एक भाग 1909 में, दूसरा भाग 1914 में दोस्तों। अगली पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद किसकी है? मिश्र बंधुओं की है। मिश्र बंधु में देखो दोस्तों 3 लोग आते हैं, 3 भाई थे, सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये 3 भाई थे। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा था, जिसको ही रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी प्रकांड ग्रंथ बोला था, क्योंकि इसमें जो कवि थे 4591 कवि थे दोस्तों। कितने कवि थे इसमें? 4591 कवि। और याद रखना 4591 कवि इसमें भी इसलिए इतने ज़्यादा थे क्योंकि नागरिक प्रचारणी सभा ने 1900 में हस्तलिखित हिंदी साहित्य की प्रतिरूपी ढूंढने की एक मुहिम चलाई थी, जो 1900 से 1908 तक जिसके अध्यक्ष रहे थे या निरीक्षक जो रहे थे वो श्याम सुंदर दास थे। लेकिन 1908 से 1916 के बीच में जो निरीक्षक का कार्य संभाला था वो मिश्र बंधु ने संभाला था। और मिश्र बंधु में भी देखो नाम तो जाते हैं 3 का, लेकिन सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र ही 2 जने इसके निरीक्षक थे, गणेश बिहारी मिश्र नहीं थे। याद रखना इस चीज को। तो इन पे लोगों ने बहुत सारे अपने काव्य भेजे, कई अलग अलग किताबें जो मिलती थी वो इनके पास भेजी। तो इसीलिए इसमें जो है इतने ज्यादा कवियों का विवरण दिया हुआ है दोस्तों। माफी चाहूंगा। अगली पुस्तक आ रही है ए स्केच। क्या पुस्तक है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और याद रखना एडविन ग्रिप्स। क्या आ रही है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। पुस्तक किसने लिखी है? एडविन ग्रिप्स ने। और कब की है? 1917 की। अगला देखो पुस्तक किसका आ रहा है? अगली पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये है FEK की है। ये FEK 1920 में लिखी हुई है। तो ए स्केच जो लिखी है वो एडविन ग्रिप्स ने लिखी है, और एक ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK 1920 द्वारा लिखी गई, फेक द्वारा लिखी गई है। अब अगला आ रहा है ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की पुस्तक है दोस्तों, 1923 की पुस्तक है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि द्वारा 1923 में लिखी गई थी। अगली पुस्तक किसकी है? हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी ने 1923 में लिखी थी। 1923 में देखो 2 पुस्तकें आ गई हमारे पास। 1923 में 2 पुस्तकें आई हैं। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की है, हिंदी साहित्य विमर्श पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा 1923 में लिखी गई है दोस्तों। अगली पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास है, श्याम सुंदर दास ने लिखी थी 1924 में। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास द्वारा 1924 में लिखी गई दोस्तों। अगली पुस्तक का नाम आ रहा है कविता कौमुदी। कौन सी पुस्तक है ये? कविता कौमुदी। और कविता कौमुदी लिखी हुई है राम नरेश त्रिपाठी ने 1917 में। बहुत बार 8 भाषाओं में थी ये, 8 भाषा क्षेत्र में निकली, 8 भाषाओं में निकली थी कविता कौमुदी। याद रखना, आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी की है और 1917 की है। हिंदी साहित्य का इतिहास देखो दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे बहुत बड़ा प्रश्न आता है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल 1929 सन लिखना भूल गया मैं, 1929। और याद रखना जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है ना दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि ये किस नाम से प्रकाशित हुई थी। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित नहीं हुई थी। याद रखेंगे हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुई थी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आता है और बच्चे इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लगा के आ जाते हैं, जबकि वो हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुई थी दोस्तों। अब बात करते हैं अगली पुस्तक की, हिंदी भाषा एवं साहित्य। हिंदी भाषा एवं साहित्य श्याम सुंदर दास 1930। देखो एक चीज मैं छोटी सी आपको बता देता हूं, यहाँ पे हिंदी भाषा का विकास देखो, इधर हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास। अब देखो हिंदी भाषा और साहित्य, ये दोनों चीजें याद रखना। देखो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ दोनों को। हिंदी भाषा का विकास किया पहले और हिंदी भाषा फिर साहित्य की तरफ आ गई। तो श्याम सुंदर दास 1924 और 1930।
तो याद रखेंगे हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा एवं साहित्य श्याम सुंदर दास 1930। अब बात करते हैं अगली पुस्तक के बारे में, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास बहुत ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं, सूर्यकांत शास्त्री द्वारा लिखा था 1930 में, जबकि मैं अभी बता के आया हूं कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने 1938 में लिखा था दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास था या फिर हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास था। तो आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा 1938 और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री 1930 दोस्तों। तो यकीनन यार अगर मेरी वीडियो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे वीडियो को आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा शेयर करने में थोड़ा सा मदद कर दो यार, थोड़ा सा प्लीज़। क्योंकि यकीनन ये मैं इतना दावे से बोल रहा हूँ कि अगर जिसको इसकी वास्तविक ज़रूरत है, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचेगा तो ये उनके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। क्योंकि मुझे पता है मैंने इनको लिखने के लिए कितनी मेहनत की हुई है। हालांकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं इतना भी नहीं लिखता ना मैटर, इससे भी कम लिखूंगा ना तो भी काम बन जाएगा, लेकिन मैं तैयारी कर रहा हूँ JRF की। हम कोशिश कर रहे हैं JRF की, हमें नेट नहीं करना है दोस्तों, हमें करना है JRF। तो JRF करनी है तो हमें कुछ भी ढील नहीं देनी है कि काश में थोड़ा सा पढ़ लेता था, काश में थोड़ा सा इसको पढ़ लेता, थोड़ा सा मैं उसको पढ़ लेता। तो मुझे जब हम इतना 90% पढ़ेंगे तो काश वाला तो सिचुएशन रखनी नहीं है कि काश में वो पढ़ लेता, काश में ये पढ़ लेता। क्यों पढ़ लेता मैं काश को हटाओ, मैं सब पढ़ लूंगा। कितना पढ़ना है मैं सब पढ़ लूंगा, क्या करना है मैं सब कर लूंगा, कौन सी बुक खत्म करनी है मुझे बताओ मैं खत्म करूंगा। बट मुझे JRF ही चाहिए। ये वाला जिस दिन जुनून सर पे आ गया ना तो JRF करने से कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। और मैं दावे से बोल रहा हूं साथ रहोगे, साथ पढ़ोगे तो यकीनन JRF होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास है रमाशंकर शुक्ल रसाल का। किसका है दोस्तों? रमाशंकर शुक्ल रसाल का। और अगली पुस्तक देखो किसकी है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी है? देखो मैं से कट कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास, पहले इसको समझ लो, हिंदी साहित्य का इतिहास। और यहां देखो हिंदी साहित्य का इतिहास, कुछ चीज दिखी? हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। और यहां पे देखो शंकर शुक्ल रसाल है, शंकर शुक्ल रसाल है। तो याद रखना हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1931 में लिखा था। और सिर्फ आगे से क्या जुड़ गया? आधुनिक। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1931 में लिखा है और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल ने 1934 में लिखा है दोस्तों। 1931 1934 सेम क्वेश्चन, बिल्कुल डाउट वाला है ही नहीं जी यहाँ पे। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, सिर्फ आधुनिक जोड़ देना है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल और कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल 1931 और 1934 दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं 1 मिनट में कितनी रह गई है वीडियो, इसमें काफ़ी पेज हैं हमारे पास। तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए, हम कल को अगला वीडियो डालेंगे दोस्तों, क्योंकि टाइम हो चुका है ज़्यादा और वीडियो हो गई काफ़ी लंबी, क्योंकि आप उतना रिस्पांस इन वीडियो में दे नहीं रहे हो। मैं यकीनन बोल रहा हूँ जिस दिन आपको इन वीडियो से प्यार हो गया ना, अपने सिलेबस से प्यार हो गया, अपनी पढ़ाई से प्यार हो गया, तो यकीनन आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी दोस्तों। सफलता तो मिलती है हर किसी को, जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है, लेकिन सफलता में जो समय है उसको अगर कम समय में पूरा कर लिया जाए तो उसका एक मजा ही कुछ और है दोस्तों। तो यकीनन अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, मुझसे जुड़ते हैं, तो यकीनन मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी दोस्तों। ये मेरा कोई ऐसा अनुभव नहीं है, अपना भी कुछ अनुभव रहा है ज़िंदगी में, कई सालों से हम पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको इस मुहिम पे या इस बात पर, इस तथ्य पर आपको पूरी आश्वासन देता हूं कि अगर आप इन तथ्यों को, इन नोट्स को, इन चैप्टरों को दिल से पढ़ते हैं तो आपका नेट JRF होना कंफर्म है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय, लव यू गाइस।